हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। फर्स्ट चैप्टर अमेरिकी संविधान की पृष्ठभूमि, महत्व और विशेषताएं, बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंस एंड सलाइन फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंड वन इज शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंस। इन वीडियोस का यदि आपको लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर जाकर देखिएगा या डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और आप चाहे तो पिछले वीडियोस जो CC 5 एंड 7 पेपर का मैंने करवाया वो सारा आपको एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं अमेरिका की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ अमेरिका, ठीक है। और इसमें आपको मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि अमेरिकी संविधान के बारे में यदि अच्छे से डिटेल में आप लोग को जानना है तो ये 7 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, जिसमें से तीसरा आज हो रहा है, ठीक है। यदि इस बुक का PDF आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा ताकि आपको 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज एक का PDF मिलते जाए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अमेरिका की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ अमेरिका। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय यानी फेडरल या संघ, फेडरेशन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे संघीय संविधान कहा जाता है और वर्तमान समय में सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को संघीय शासन का एक आदर्श उदाहरण मानते हैं। ये कहना है वियर का, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन आए कि अमेरिका की संघीय व्यवस्था का वर्णन करें, तो यदि आप इस कथन को, वियर के ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, इसको आप लोग लिख देते हैं पेपर में अपने आंसर में, तो आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस पड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए संघीय व्यवस्था क्या है। फेडरल गवर्नमेंट, संघीय शासन, फेडरल गवर्नमेंट। संघीय शासन शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या फिर समझौता। अतः शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जाता है, ठीक है। संघ राज्य किसे कहा जाता है? समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई भी एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके। संघ राज्य की परिभाषा करते हुए डाइसी लिखते हैं कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल स्थापित करना है। डॉक्टर गार्डनर अधिक स्पष्टता के साथ संघ की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में, जिसे संविधान अथवा संघ का कोई कानून निश्चित करता है, सर्वोच्च होती है। संघ सरकार, जैसा कि प्रायः यह कह दिया जाता है, अकेली केंद्रीय सरकार नहीं होती, वरन वह केंद्रीय और स्थानीय सरकारों को मिलाकर बनती है। स्थानीय सरकारें उसी प्रकार संघ का भाग है जिस प्रकार केंद्रीय सरकार, वे केंद्र द्वारा निर्मित अथवा नियंत्रित नहीं होती। चलिए जानते हैं कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था क्यों है। वाई फेडरल सिस्टम इन द USA। वाई फेडरल सिस्टम इन द USA। संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता है और विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही इसे अपनाया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब अमेरिकी संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उसके पूर्व अमेरिकी क्षेत्र के 13 उपनिवेश पृथक पृथक रहते हुए अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लंबे समय से अलग रहने के कारण उनमें अपनी पृथक सत्ता के प्रति स्वाभाविक रूप से तीव्र मोह उत्पन्न हो गया था और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले इन 13 राज्यों को इस बात का पूरा भय था कि ब्रिटेन या यूरोप का अन्य कोई देश उन्हें पुनः पराधीन करने के लिए प्रयत्न कर सकता है।
अतः बाहरी दबाव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए उनका एक होना आवश्यक था। उनके सामने समस्या यह थी कि विविध राज्य अपनी पृथक पृथक सत्ता बनाए रखते हुए भी एक हो जाएं, और ऐसा केवल संघीय व्यवस्था को अपनाकर ही किया जा सकता था। बर्न्स और पिल्टासन के शब्दों में सन 1787 ईस्वी में अमेरिका के समक्ष संघीय व्यवस्था को अपनाने के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं था। तत्कालीन परिस्थितियों के अतिरिक्त अमेरिका के विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए भी कहा जा सकता है कि इतने बड़े देश में एकात्मक शासन नहीं चल सकता। संघीय व्यवस्था ही उसके लिए स्वाभाविक और उपयुक्त हो सकती है। जेम्स ब्राइस के शब्दों में, अत्यंत प्राचीन काल से अमेरिका के सब लोग इस बात पर एकमत है कि उनके देश में शासन का केवल संघीय रूप ही संभव है। यह सब समझते हैं कि इतने बड़े भूखंड के लिए केंद्रीकृत यानी एकात्मक व्यवस्था यदि असंभव नहीं तो अव्यवहारिक अवश्य ही होगी। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था ने न केवल तत्कालीन समस्याओं को हल किया, वरन आगे भी अमेरिका को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाकर अपने आप को सफल और उपयोगी सिद्ध किया। अमेरिकी संघ की सफलता का प्रमाण यह है कि अमेरिकी संघ में आज 13 के स्थान पर 50 इकाइयां हो गई है और विश्व के अन्य अनेक राज्यों कनाडा, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि के द्वारा संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। अमेरिकी व्यवस्था में संघीय तत्व, फेडरल एलिमेंट्स इन अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय यानी फेडरल या संघ फेडरेशन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी संविधान में संघीय शासन के तत्व नितांत स्पष्ट है और उन्हें इस रूप में देखा जा सकता है। पहला है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, ड्यूअल एप्लीकेशन ऑफ द गवर्नमेंट पावर। यद्यपि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता और संघ राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है, किंतु संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें यानी राज्य सरकारें इस प्रकार के दो साधनों द्वारा होती है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की ही व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को ही संविधान से मान्यता प्राप्त है और ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। संघीय शासन के इस तत्व को अमेरिकी संविधान के अंतर्गत विस्तृत और पूर्ण रूप में अपनाया गया है। शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना व अवशेष के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इन्यूमरेशन एंड रिसिडम को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की शक्तियों की गणना करके उन्हें निश्चित कर दिया जाता है और अवशेष सभी शक्तियां दूसरे पक्ष को दे दी जाती है। संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और अवशेष सभी शक्तियां राज्य को प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संविधान के 10वें संशोधन में कहा गया है कि वे शक्तियां जो संविधान द्वारा संयुक्त राज्य की सरकार को नहीं दी गई है और न ही राज्यों को मना की गई है, वे राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित है। शक्ति विभाजन में अपनाए गए इस ढंग के आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्रीय सरकार की शक्तियां प्रदत्त हैं और राज्यों व जनता की शक्तियां मौलिक, लेकिन संविधान का आगे चलकर जिस दिशा में विकास हुआ उसमें मौलिक और प्रदत्त शक्तियों के इस अंतर का कोई महत्व नहीं रहा है। केंद्रीय सरकार की शक्तियां, पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रथम अनुच्छेद की 8वीं उपधारा में कांग्रेस अर्थात केंद्रीय सरकार को निम्न विषयों के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई है: कर लगाने तथा एकत्रित करने का अधिकार,
संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशों में राज्यों के परस्पर और भारतीय कबीलों से व्यापार का नियमन करना। संयुक्त राज्य अमेरिका की साख पर ऋण लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी यूएसए में विदेशियों द्वारा नागरिकता प्राप्ति और दिवालियेपन के संबंध में एक जैसे नियमों का निर्माण करना। मुद्रा का निर्माण तथा उसका मूल्य निर्धारित करना व माप तौल का स्तर निर्धारित करना। नकली मुद्रा बनाने तथा नोट छापने के लिए दंड विधान की व्यवस्था करना। डाक और तार इत्यादि का प्रबंध करना। विज्ञापन तथा उपयोगी कलाओं को उन्नत करना और इस हेतु सीमित समय के लिए लेखकों तथा आविष्कारों को अपनी कृतियों तथा आविष्कारों का एकमात्र अधिकार देना। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन करना। समुद्री डाकू और लुटेरों के विरुद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए कानून की व्यवस्था करना। युद्ध की घोषणा करना। सेना की स्थापना तथा व्यवस्था करना। जल सेना की स्थापना तथा व्यवस्था करना। स्थलीय तथा जल सेना के नियमन के लिए नियम बनाना। संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों को लागू करने, विद्रोहियों को दबाने तथा आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए मिलिशिया का संगठन करना, उसके संगठन, शस्त्रीकरण तथा अनुशासन के लिए नियम बनाना। संघीय जिले का निर्माण करना और सार्वजनिक हित के अन्य आवश्यक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण करने के लिए भूमि प्राप्त करना। केंद्रीय सरकार ने इस शक्ति के आधार पर कोलंबिया जिले का निर्माण किया और उसे वाशिंगटन का नाम देकर अमेरिका की राजधानी बनाया गया है। उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करना अथवा संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार अथवा उसके किसी विभाग या अधिकारों को दी हुई शक्तियों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाना। 8वीं उपधारा के अंतिम शब्दों में केवल कांग्रेस को उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करने की जो शक्ति प्रदान की गई उसकी व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों के सिद्धांत को जन्म दिया और आज केंद्रीय सरकार को संविधान में वर्णित उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों में भी निहित शक्तियाँ प्राप्त है। ये विषय इस प्रकार है: बैंक व अन्य कॉरपोरेशन स्थापित करना, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य बीमा आदि पर खर्च करना, सैनिक व अन्य शिक्षणशालाएं खोलना, विद्युत उत्पादन करना, कृषि का संचालन करना व उसे सहायता देना। राज्यों की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द स्टेट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल केंद्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और शेष सभी शक्तियाँ जो संविधान द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं है, राज्यों को प्रदान की गई है। अमेरिकी संविधान के प्रसिद्ध लेखक मुनरो ने राज्य की कुछ शक्तियों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है: स्थानीय कर लगाना, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थापित करना, राज्य की साख पर ऋण लेना, शिक्षा का संचालन करना, अनुदान तथा दान देना, सड़कें और यातायात नियमों की स्थापना तथा नियंत्रण, दीवानी तथा फौजदारी कानूनों का निर्माण, लोगों की संपत्ति तथा जीवन की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य तथा नैतिक जीवन को उन्नत करना, संघीय संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन करना, राज्यों के संविधान में संशोधन करना और चुनावों का संचालन करना। संघ और राज्य सरकार की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन निम्न तालिका के आधार पर किया जा सकता है। संघ और राज्य सरकार की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब हम देखिए, इस टेबल में आप लोगों को एक तरफ संघीय शक्तियाँ लिखी हुई है और दूसरी तरफ राज्यों की शक्तियाँ। संघीय शक्तियाँ क्या क्या है, राज्यों की शक्तियाँ क्या क्या है। संघीय कार्यों के लिए कर आरोपण, राष्ट्रीय साख पर ऋण प्राप्ति, वैदेशिक और अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, मुद्रा और सिक्के, वैदेशिक संबंध और संधियाँ, ये सब संघीय शक्तियाँ हैं। संघीय शक्तियों में और शामिल है सेना, नौसेना, डाक सेवा, पेटेंट और स्वत्वाधिकार यानी कॉपीराइट, नाप तौल का नियमन, नवीन राज्यों का प्रदेश। वहीं राज्यों की शक्तियाँ हैं स्थानीय कार्यों के लिए कर आरोपण, राज्यों की साख पर ऋण प्राप्ति,
राज्यों के आंतरिक क्षेत्र में व्यापार का नियमन, दीवानी और फौजदारी कानून, पुलिस शक्तियाँ, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन पर नियंत्रण, परोपकार और सुधार, राजमार्ग और यातायात, नियमों का संगठन और नियंत्रण। अमेरिका की केंद्रीय सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियाँ, पावर्स फॉरबिडन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रथम अनुच्छेद की 9वीं उपधारा में केंद्रीय सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियों का उल्लेख किया गया है, अर्थात केंद्रीय सरकार इन विषयों के संबंध में कार्य नहीं कर सकती। ये विषय इस प्रकार है। केंद्रीय सरकार बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती, नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती और सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती। केंद्रीय सरकार किसी राज्य से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कोई कर अथवा प्रशुल्क नहीं लगा सकती और राष्ट्रीय कोष में से कोई भी धन तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक कि कानून द्वारा स्वीकृति न मिल जाए। राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियाँ, पावर्स फॉरबिडन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। प्रथम अनुच्छेद की 10वीं उपधारा में राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। राज्यों के द्वारा विदेशों के साथ संधि या समझौते नहीं किए जा सकते। शांति के समय ये सेना और युद्धपोत नहीं रख सकते और ना वे तब तक युद्ध में ही प्रवेश कर सकते हैं जब तक किसी राज्य द्वारा उन पर आक्रमण न किया जाए। कांग्रेस की सहमति के बिना राज्यों के द्वारा निर्यात तथा आयात कर कांग्रेस यानी कि अमेरिका की जो केंद्रीय सरकार है, उनकी सहमति के बिना राज्यों के द्वारा निर्यात तथा आयात पर कर नहीं लगाया जा सकता। राज्य अपने क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय सरकार की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा सकते। राज्य सरकारें नोट या मुद्रा नहीं चला सकती और अपने ऋण चुकाने के लिए सोने और चांदी की मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की मुद्रा का प्रयोग नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें दास प्रथा लागू नहीं रख सकती और जाति अथवा रंग भेद के आधार पर अपने नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती। संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार तथा राज्यों के लिए शक्तियों का जो निषेध किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि संविधान के द्वारा संप्रभुता केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों को सौंपने के बजाय लोक प्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी के सिद्धांत को अपनाया गया है। राज्य की अंतिम संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में निहित होता है और संघ राज्य का यह संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्रीय सरकार, इकाइयों की सरकारें तथा सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख उसमें किए गए संशोधनों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयाँ सब इसके अधीन हैं और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन यानी फिलाडेल्फिया का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे वाकई बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय
केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है और यही न्यायिक सर्वोच्चता है। चार्ल्स बियर्ड तो न्यायिक सर्वोच्चता को ही संघात्मक शासन प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता मानते हैं। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं तथा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के माध्यम से केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है और इनमें से किसी भी पक्ष के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारबरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप। दोहरी नागरिकता को भी सामान्यतः संघ राज्य का एक तत्व समझा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्रीय सरकार का तथा उस राज्य सरकार का नागरिक होगा जिसमें वह रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को दो नागरिकताएं प्राप्त होती है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क राज्य में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का नागरिक और इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ड्रेड स्टॉक नामक विवाद में प्रत्येक नागरिक की दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया है। संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। संघ राज्य के उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त अन्य कुछ गौण लक्षण भी माने जाते हैं। संघीय व्यवस्था के इन गौण लक्षणों में एक यह है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व संघीय आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा ही किया गया है। कांग्रेस के प्रथम सदन यानी प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया और इस सदन में बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है और छोटे राज्यों को कम, लेकिन द्वितीय सदन सीनेट में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसमें प्रत्येक इकाई के द्वारा अपने दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उसे सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता है। राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुलंघनीय, इनवॉल्युबिलिटी ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स। संघ राज्य का एक सिद्धांत यह माना जाता है कि संघ को इकाइयों के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ऐसा ही किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी, परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही दो या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की सीमाओं में उनकी सहमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त अमेरिकी संघ की इकाइयों को संविधान संशोधन संबंधी कार्य के विषय में पूरी शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। संशोधन की पुष्टि का कार्य तो इकाइयों द्वारा ही किया जाता है। इकाइयों को संशोधन प्रस्तावित करने के संबंध में भी शक्ति प्राप्त है। अमेरिका में संघीय संविधान से अलग राज्यों के अपने अलग अलग संविधान हैं। राज्यों के संविधान पर शर्त केवल यह है कि वह संविधान
संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और उसमें गणतंत्रीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की शासन प्रणाली नहीं अपनाई जानी चाहिए। अमेरिका में राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति भारत के समान राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बल्कि वे संबंधित राज्य के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के इन गवर्नरों को राष्ट्रपति पदच्युत भी नहीं कर सकते। संबंधित राज्य का विधानमंडल ही उन्हें महाभियोग के आधार पर पदच्युत कर सकता है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान के द्वारा न केवल एक संघ राज्य वरन विहर के शब्दों में एक आदर्श संघ की स्थापना की गई है। स्ट्रांग के द्वारा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक विधान कहा गया है। निहित शक्तियों का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, अमेरिकी संविधान संक्षिप्तता का एक उदाहरण है और संविधान के अंतर्गत संघीय शक्तियों की जो सूची है वह बहुत अधिक संक्षिप्त और सामान्य है। उसमें ऐसी शक्तियों का उल्लेख भी नहीं किया गया है जिनका प्रयोग किए बिना न तो संघ अपने उत्तरदायित्व पूरे कर सकता और न ही संघीय व्यवस्था को बनाए रख सकता है। ऐसी स्थिति में संघीय शासन द्वारा इस धारणा को अपनाया गया है कि संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जिन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों को इस आधार पर अपने हाथ में लिया जा सकता है कि ये शक्तियाँ संविधान में दी गई मूल शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक है और इस दृष्टि से संविधान में निहित है। इसी आधार पर निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय हुआ। निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय किसी कानून के अंतर्गत नहीं वरन एक ऐसी परंपरा के रूप में हुआ है जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मान्यता प्रदान की गई और जो अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार बन गया है। सिद्धांत के इस परंपरा जनित उदय के कारण संविधान की संकुचित रूप में व्याख्या करने वाले पक्ष के द्वारा निरंतर यह बात कही जाती रही है कि निहित शक्तियों के सिद्धांत का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसी धारणा को अपनाना उचित नहीं है। इस सिद्धांत का उदय परंपरा जनित होते हुए भी इसका संवैधानिक आधार है और यह आधार अनुच्छेद 1 की उपधारा 8 में देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त होगी। निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय इसी आधार पर हुआ है। जॉनसन ने इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहा है कि निहित शक्तियां वे है जो संविधान के ढांचे के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। सिद्धांत का उदय और इतिहास, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द थ्योरी। अमेरिकी संविधान निर्मात्री सभा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में दो पक्ष थे। पहला संघवादी यानी फेडरलिस्ट और दूसरा यानी द्वितीय संघवाद के विरोधी यानी एंटी फेडरलिस्ट। संघवादी संविधान की उदार व्याख्या करते हुए केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तियां सौंपने के पक्ष में थे। संघवाद के विरोधी संविधान का अक्षरशः पालन करते हुए केंद्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित करने के पक्ष में थे। प्रथम पक्ष का प्रतिनिधित्व हैमिल्टन और मेडिसन द्वारा किया जा रहा था और द्वितीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जेफरसन द्वारा। संविधान को कार्य रूप में अपनाने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जिस पहली सरकार का गठन हुआ उसमें भी इन दोनों पक्षों का यही पारस्परिक विरोध देखा गया। 1890 में ही हैमिल्टन ने संयुक्त राज्य के एक बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया। जेफरसन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करना संविधान के प्रतिकूल होगा क्योंकि संविधान ने राष्ट्रीय सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की है। जेफरसन के आरोप का उत्तर देते हुए हैमिल्टन ने कहा था कि यद्यपि एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने का अधिकार संविधान ने राष्ट्रीय सरकार को स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, लेकिन संविधान ने राष्ट्रीय सरकार को विदेशों के
साथ व परस्पर राज्यों के व्यापार का प्रबंध करने की शक्ति दी है। और संविधान में यह भी कहा गया है कि संघ सरकार को उन समस्त कानूनों के निर्माण का अधिकार होगा जो अनुच्छेद 1 की उपधारा 8 में दिए गए कार्यों को करने के लिए आवश्यक तथा उचित हो। राष्ट्रीय सरकार द्वारा व्यापार का प्रबंध करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सके, इसके लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना नितांत आवश्यक है। अतः अंत में हैमिल्टन का विचार मान्य हुआ और एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। बैंक की स्थापना की शक्ति से संबंधित निर्णय विषय विशेष से संबंधित निर्णय था और इसने किसी नीति या सिद्धांत को जन्म नहीं दिया। अतः अब भी इस बात पर विवाद किया जाता रहा है कि निहित शक्ति की बात सिद्धांत रूप में मान्य है अथवा नहीं। अंत में 1819 में मैक्लोच बनाम मैरीलैंड के विवाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल के द्वारा जो निर्णय दिया गया उससे निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई। उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि सरकार की शक्तियां सीमित है और उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। पर हमारा विचार है कि संविधान के स्वरूप एवं ढांचे में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को उन साधनों के विषय में विवेक से काम लेने की अनुमति अवश्य होनी चाहिए जिसके द्वारा उन शक्तियों को क्रियान्वित किया जाना है जो संविधान ने राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को प्रदान की है, जिससे यह संस्था अपने लिए निर्धारित महान कर्तव्यों को ऐसे ढंग से पूरा कर सके जो जनसाधारण के लिए सबसे अधिक लाभकारी हो। उन्होंने आगे कहा है कि यदि उद्देश्य उचित है और संविधान की सीमाओं के अनुकूल है तो वे सभी साधन जो कि स्पष्ट रूप से उद्देश्य के अनुकूल है, जिनका कि संविधान में निषेध नहीं किया गया है तथा जो संविधान के शब्द और भाव के अनुकूल है, संवैधानिक है। इस प्रकार निहित शक्तियों का तात्पर्य उन शक्तियों से है जो संविधान द्वारा प्रदत्त मूल शक्तियों को पूरा किया जाने के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से निहित शक्तियाँ मौलिक शक्तियों का ही अंग है और मौलिक शक्तियाँ यदि साध्य है तो निहित शक्तियों को इन्हें पूरा करने का साधन माना जा सकता है। किसी भी शक्ति को निहित शक्ति तभी माना जा सकता है जबकि उसका प्रयोग मूल शक्ति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए आवश्यक हो। कोई कार्य निहित शक्तियों के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, इसका निर्णय कांग्रेस अथवा राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि निहित शक्तियों का सिद्धांत राष्ट्रीय सरकार के संबंध में ही है, राज्य सरकार के संबंध में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में प्रतिपादन किया है कि यह शक्ति राज्यों के साथ बटी हुई नहीं है बल्कि यह केवल राष्ट्रीय सरकार में निहित है। निहित शक्तियों के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निहित शक्तियों के कुछ उदाहरणों का अध्ययन किया जा सकता है जो इस प्रकार है। संविधान ने कांग्रेस को विदेशों के साथ व परस्पर राज्यों के व्यापार प्रबंध करने की शक्ति दी है। व्यापार के प्रबंध हेतु बैंकिंग प्रणाली, यातायात और संचार के साधनों पर नियंत्रण आवश्यक होता है। अतः कांग्रेस ने रेल व सड़क यातायात, टेलीग्राफ व टेलीफोन की कंपनियों, वायुयान, भापयान, बैंक प्रणाली, विनिमय केंद्र व रेडियो के संबंध में शक्ति प्राप्त कर ली है। संविधान ने कांग्रेस को सेना तथा जल सेना की स्थापना की शक्ति प्रदान की है। इसके अंतर्गत सैनिक तथा सेना अकादमियों की स्थापना की शक्ति निहित मान ली गई है। संविधान के अनुसार सामान्य कल्याण की साधना का दायित्व कांग्रेस का है और कांग्रेस ने अपनी इस शक्ति के अंतर्गत रोजगार, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था और अन्य अनेक कार्य अपने हाथ में ले लिए हैं। संविधान के अनुसार कांग्रेस को संयुक्त राज्य अमेरिका की साख पर ऋण लेने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस ने अपने इस अधिकार के अंतर्गत संघीय बैंक व सहयोगी ऋण समितियों की स्थापना
और राष्ट्र के ऋणों की देखभाल करने की शक्ति अपने हाथ में ले ली है। निहित शक्तियों के सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में हुआ। संविधान के द्वारा कांग्रेस को युद्ध की घोषणा की शक्ति प्रदान की गई है और कांग्रेस ने इसके आधार पर संधियों, समझौतों व कूटनीतिक नियुक्तियों से संबंधित समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली है। निहित शक्तियों पर प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्लाइड पावर्स। निहित शक्तियों के संबंध में केंद्रीय सरकार की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की है, लेकिन यह नहीं समझा जाना चाहिए कि कांग्रेस या केंद्रीय सरकार इस सिद्धांत के आधार पर मनमानी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इस सिद्धांत के आधार पर केंद्रीय सरकार केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो संविधान द्वारा केंद्रीय शासन को प्रदत्त शक्तियों से संबद्ध और उन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अन्य किन्हीं शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय शासन द्वारा इस सिद्धांत का दुरुपयोग किए जाने के विरुद्ध एक प्रभावशाली प्रतिबंध न्यायपालिका की शक्ति का है। कोई शक्ति निहित शक्ति है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कांग्रेस या राष्ट्रपति के द्वारा नहीं वरन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। जब कभी केंद्रीय सरकार ने मनमानी शक्तियों की मांग की तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अस्वीकार कर दिया। उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट के द्वारा जब इस मत का प्रतिपादन किया गया कि समस्त राष्ट्र से संबद्ध सभी विषय संघीय शासन के अंतर्गत है, चाहे संविधान के द्वारा उन्हें संघीय नियंत्रण में ना दिया गया हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कैंसास बनाम कोलोराडो के विवाद में इसे अस्वीकार कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि संविधान निर्माताओं की यह इच्छा कदापि नहीं थी। इस संबंध में मुनरो ने कहा है कि अपनी निहित शक्तियों की निर्णायक कांग्रेस नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विषयों का अंतिम निर्णायक है। अनेक अवसरों पर निहित शक्ति संबंधी कांग्रेस के दावे को उसने अस्वीकार भी कर दिया है। वस्तु स्थिति यह है कि जिस प्रकार राजनीतिज्ञों में हैमिल्टन और जेफरसन के द्वारा दो परस्पर नितांत विरोधी दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया गया, उसी प्रकार न्यायाधीशों में भी विचार और दृष्टिकोण का भेद रहता है। मार्शल जैसे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जहां संविधान की व्यापक रूप से व्याख्या की गई, वहां टोनी जैसे न्यायाधीश ने संविधान की अक्षरशः व्याख्या करने के जेफरसन के दृष्टिकोण को अपनाया और निहित शक्ति संबंधी कांग्रेस के दावों को अस्वीकार कर दिया। यह तथ्य है कि न्यायपालिका निहित शक्तियों के सिद्धांत पर एक प्रभावशाली प्रतिबंध है और कांग्रेस या राष्ट्रपति इस सिद्धांत के आधार पर मनमानी नहीं कर सकते। सिद्धांत का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द थ्योरी। निहित शक्तियों के सिद्धांत ने अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है और इससे अमेरिकी संविधान और शासन व्यवस्था को महत्वपूर्ण दिशा प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम इसने अमेरिकी संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होने में सहायता प्रदान की है। आज से लगभग 216 वर्ष पूर्व निर्मित संविधान में अब तक केवल 27 संशोधन हुए हैं और इतने कम संशोधनों से घोड़े बघियों के समय में निर्मित संविधान आज के रॉकेट के युग में भी भली भांति कार्य कर रहा है। इसका बहुत कुछ श्रेय निहित शक्तियों के सिद्धांत को जाता है। द्वितीय, ये जो सिद्धांत है निहित शक्ति का सिद्धांत, इसने केंद्रीय सरकार को उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता प्रदान की है जो संविधान ने उसे सौंपे थे। केंद्रीय सरकार ने इस सिद्धांत के आधार पर उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया जो उनके मूल कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। इस सिद्धांत के अभाव में अमेरिकी संघीय व्यवस्था के संचालन में निश्चित रूप से बाधा पहुंचती है। तृतीय, इस सिद्धांत ने संघीय केंद्रीकरण को जन्म दिया है। संविधान निर्माता इकाइयों की सत्ता के प्रति अधिक जागरूक थे और इसी कारण उनके द्वारा अवशेष शक्तियाँ इकाइयों को प्रदान की गई थी, लेकिन आज केंद्र इकाइयों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया है।
और जिन कारणों से ऐसा हुआ है उनमें निहित शक्तियों का सिद्धांत एक प्रमुख तत्व है। चतुर्थ, इस सिद्धांत ने न्यायपालिका की स्थिति को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि कोई कार्य निहित शक्तियों के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। निहित शक्तियों के सिद्धांत ने अमेरिकी संविधान के विकास में निश्चित रूप से उपयोगी भूमिका अदा की है। इसकी उपयोगिता का प्रमाण यह है कि इस मान्यता के सबसे प्रबल विरोधी जेफरसन 1801 में जब राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो उन्होंने 1801 से 1809 के अपने राष्ट्रपति काल में कुछ ऐसे कार्य किए जो निहित शक्तियों पर आधारित कहे जा सकते हैं। 1803 में लुइसियाना को अपने अधीन करने और 1807 में विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के जो कार्य उन्होंने किए वे निहित शक्तियों की मान्यता के ही अनुरूप थे। संघीय केंद्रीकरण, फेडरल सेंट्रलाइजेशन। अमेरिकी संघ का निर्माण करते समय अमेरिकी संघ की इकाइयों को अपने राज्यों की सत्ता के प्रति बहुत अधिक मोह था। इस कारण उनके द्वारा एक ऐसे संघ का निर्माण किया गया जिसमें केंद्रीय सरकार को सीमित शक्तियां ही प्रदान की गई थी और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि केंद्र अधिक शक्तिशाली होकर राज्यों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित न कर ले। लेकिन अनेक बार संविधानों का विकास संविधान निर्माताओं द्वारा सोची गई दिशा में ही नहीं होता। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत भी संघीय व्यवस्था के संबंध में ऐसा ही हुआ। संविधान को कार्य रूप प्रदान करने के थोड़े समय बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की आंतरिक स्थिति और विदेशों के साथ उसके संबंधों की स्थिति में इस प्रकार परिवर्तन हुआ कि केंद्र की स्थिति अधिक प्रभावशाली होती गई और इकाइयों का महत्व कम होता गया। अमेरिकी संविधान और राज्य में क्रियाशील इसी प्रवृत्ति को संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। डिमॉक और डिमॉक के शब्दों में केंद्रीकरण का तात्पर्य शिखर पर सत्ता केंद्रित होने की प्रवृत्ति के साथ निम्न सत्ता से उच्च सत्ता को शक्ति का हस्तांतरण है। संघीय केंद्रीकरण के उत्तरदायी तत्व। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि संघीय केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति के कारण क्या है। संघीय केंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी तत्वों की विवेचना इन रूपों में की जा सकती है। भौतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन, मटेरियलिस्टिक, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। संविधान लागू किए जाने के समय से लेकर आज तक के लगभग 216 वर्षों में अमेरिकी राष्ट्र की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों ने केंद्र राज्य संबंधों को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया है। 1789 में अमेरिका, जो कि एक छोटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति उदासीन और सीधी सादी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य था, उसने विकसित होकर अत्यधिक औद्योगिकृत और आज संभवतया विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य का रूप ग्रहण कर लिया है। अमेरिकी क्षेत्र के विस्तार, जनसंख्या की वृद्धि, आर्थिक और सामाजिक संगठन की बढ़ती हुई जटिलता आदि तत्वों ने राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप संविधान लागू किए जाने के समय जो तत्व स्थानीय प्रकृति के थे वे अपने क्षेत्र और महत्व की दृष्टि से राष्ट्रीय प्रकृति के बन गए। यातायात, संचार के साधनों और व्यापार के व्यापक विकास, महान यांत्रिक प्रगति और अंतर्राज्यीय निगमों के उदय ने ऐसी समस्याओं को जन्म दिया जिन्हें नियमित और नियंत्रित करने का राज्यों द्वारा प्रयत्न किया गया, लेकिन वे असफल रहे। नागरिकों के द्वारा अब ऐसी सेवाओं की मांग की जाने लगी जिन्हें प्रदान करने में राज्य न तो समर्थ थे और न ही इच्छुक। क्रम से
राष्ट्रीय सरकार के द्वारा उन कार्यों को अपने हाथ में ले लिया गया जिन्हें राज्य नहीं कर सकते थे और ना ही कर पाए। इस प्रकार सत्ता का केंद्रीकरण होता गया। गृह युद्ध, सिविल वार जो है संघीय केंद्रीकरण का एक उत्तरदायी तत्व है। 1861 से 1865 तक अमेरिका में जो गृह युद्ध चला उसने राष्ट्र राज्य संबंधों का निर्णय राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में किया। गृह युद्ध को अमेरिका के संवैधानिक इतिहास में इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कहा जा सकता है कि इसने सदैव के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि अमेरिकी संघ की कोई इकाई अमेरिका से अलग नहीं हो सकती है। इसने राज्य स्वायत्तता और राज्य के प्रति भक्ति को निर्बल करते हुए राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास्ता के अंत में जिस साहस का परिचय दिया था उससे यह स्पष्ट हो गया कि केंद्र राज्यों द्वारा दी गई किसी भी चुनौती को सफलता के साथ सामना करने में समर्थ है। ग्रिफिथ के शब्दों में गृह युद्ध और उसके बाद के पुनर्निर्माण में राष्ट्रपति और कांग्रेस के कार्यों ने बढ़ी हुई शक्तियों की परंपरा स्थापित की और बाद में इन शक्तियों को कभी नहीं छोड़ा गया। निहित शक्तियों का सिद्धांत और न्यायिक निर्णय, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स एंड अदर जुडिशियल डिसीजंस, संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को जन्म देने वाला एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रहा है। केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी अधिकांश अतिरिक्त शक्ति संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से नहीं वरन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संवैधानिक व्याख्या से प्राप्त की गई है और केंद्रीय सरकार की शक्ति बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व उनके द्वारा की गई निहित शक्तियों के सिद्धांत की खोज रहा है। केंद्रीय सरकार को निहित शक्तियों के सिद्धांत के नाम पर अपनी शक्तियां बढ़ाने का अवसर मिला और इसने शक्ति संतुलन निश्चित रूप से केंद्र के पक्ष में कर दिया। निहित शक्तियों के सिद्धांत के अतिरिक्त भी सामान्यतया सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण संविधान की उदार व्याख्या करते हुए केंद्रीय शासन के पक्ष का समर्थन करने का ही रहा है। सहायता अनुदान, ग्रांट्स इन एड, वर्तमान समय में अमेरिकी संघ के राज्यों की स्वायत्तता पर यदि प्रत्यक्ष रूप से किसी तत्व के द्वारा आघात किया गया है तो वे केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सशर्त सहायता अनुदान ही है। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिकी संघ की इकाइयां वित्तीय दृष्टि से लगभग आत्मनिर्भर थी और केंद्र के द्वारा राज्यों को जो थोड़ी बहुत सहायता दी जाती थी वह बिना किसी शर्त के होती थी। लेकिन वर्तमान समय में केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों की मात्रा बहुत बढ़ गई है। 1901 में केंद्र द्वारा राज्यों को $3 मिलियन की सहायता दी गई थी, लेकिन 1952 में $3000 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की गई और इस प्रकार 51 वर्षों में यह सहायता 1000 गुना हो गया है। 1952 के बाद भी इस सहायता में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में यह सहायता शर्तों के साथ दी जाती है। उदाहरणार्थ, यह शर्त लगाई जाती है कि धनराशि उसी कार्य में व्यय की जाए जिसके लिए ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यों से संबंधित कार्यों का निरीक्षण और हिसाब की जांच की जा सकती है और केंद्र को यह भी अधिकार रहता है कि यदि राज्य केंद्र के आदेशों के अनुसार ना चले तो वह वित्तीय सहायता पर रोक लगा दे। नियंत्रण डॉलर का अनुगमन करता है, कंट्रोल फॉलोज द डॉलर। यह बात इस संबंध में पूर्णतया लागू होती है और राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ने के साथ साथ उन पर संघीय नियंत्रण भी बढ़ता ही जा रहा है। लियोनार्ड ने तो इस संबंध में यहाँ तक कहा है कि जहाँ धन होता है वहाँ शक्ति होती है और जहाँ अधिक परिमाण में धन होता है वहाँ शक्ति भी अधिक होनी चाहिए। वित्तीय निर्भरता इस प्रकार भी हो सकती है कि शक्ति का संवैधानिक विभाजन समाप्त हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, इंटरनेशनल पोजीशन। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक अमेरिका यूरोपियन राजनीति के प्रति लगभग पूर्ण उदासीन था,
लेकिन महायुद्ध के समय से ही स्थिति परिवर्तित होने लगी और द्वितीय महायुद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका को प्रथम श्रेणी के राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। महायुद्ध के बाद शीत युद्ध की जिस राजनीति का उदय हुआ उसमें संयुक्त राज्य और सोवियत संघ एक दूसरे का विरोध करने के लिए तत्पर थे और सैनिक तत्परता की इस स्थिति में केंद्रीय सत्ता का शक्तिशाली होना अवश्यंभावी था। लियोनार्ड ने कहा था कि रूसी भालू ही स्पष्ट रूप से वह राक्षस है जो हमें केंद्र की ओर बढ़ा रहा है। 1964 से 1970 तक अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में भाग लिए जाने के कारण संघीय केंद्रीकरण देखा गया। आज एकल ध्रुवीय विश्व अमेरिका विश्व की एकमात्र शक्ति है। इसी स्थिति में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति अपने दायित्व को बहुत बढ़ा लिया है और संघीय केंद्रीकरण में और अधिक वृद्धि हुई है। केंद्र के प्रति जनता का परिवर्तित दृष्टिकोण, चेंज आउटलुक ऑफ द पीपल टुवर्ड्स सेंटर। अमेरिकी संविधान का निर्माण होने के समय अमेरिकी जनता में राज्यों की सत्ता के प्रति बहुत अधिक सम्मान था, लेकिन संविधान को कार्यरूप प्रदान करने के बाद जब जब अमेरिकी राष्ट्र के जीवन में संकट के अवसर आए, उस समय केंद्र द्वारा ही इन संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया गया। 1930 के आर्थिक संकट के समय बेरोजगारी आदि की समस्याओं को राज्यों के द्वारा हल नहीं किया जा सका। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नवनिर्माण आर्थिक नीति, न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाकर ही इन्हें हल किया। इसी प्रकार प्रथम महायुद्ध में राष्ट्रपति विल्सन और द्वितीय महायुद्ध में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिकी राष्ट्र का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इन बातों के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में अमेरिकी नागरिक राज्यों की अपेक्षा केंद्र के प्रति ही श्रद्धा और सम्मान रखते हैं और प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में जनता की इस प्रवृत्ति ने केंद्र को और सबलता प्रदान की है। डिमॉक और डिमॉक के शब्दों में केंद्रीकरण के कुछ अप्रिय अर्थ हो सकते हैं। डिमॉक और डिमॉक के शब्दों में केंद्रीकरण के कुछ अप्रिय अर्थ हो सकते हैं, किंतु जनता इससे प्राप्त होने वाले लाभों से परिचित है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में केंद्रीय सरकार की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती रही है और ब्रोगन ने तो इस संबंध में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संवैधानिक इतिहास राज्यों की महत्वपूर्ण शक्तियों के केंद्रीय सरकार को हस्तांतरण की लंबी प्रक्रिया है। संघात्मक व्यवस्था का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ द फेडरल सिस्टम। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति को देखकर अनेक पक्षों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था संकट में पड़ गई है। संघीय केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति को देखते हुए लियोनार्ड ने भविष्य के संबंध में कहा है कि आगामी चौथाई शताब्दी में राज्य खाली खोखले बन जाएंगे, जो मुख्यतया संघीय विभागों के ग्रामीण जिलों के रूप में कार्य करेंगे तथा जो अपने भरण पोषण के लिए संघीय कोष पर निर्भर करेंगे। रोसी ड्रमंड का तो विचार है कि संघीय व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। उनके ही शब्दों में वास्तविक रूप में हमारी संघीय व्यवस्था अब अस्तित्व में नहीं है और उसे पुनः अस्तित्व में लाने की कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन लियोनार्ड या रोसी ड्रमंड जैसे लेखकों द्वारा किया गया अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का यह मूल्यांकन सही नहीं है। राज्य अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है और वे इस रूप में बने रहेंगे। वस्तु स्थिति यह है कि अमेरिका जैसे विशाल और आर्थिक तथा भौतिक विविधताओं से परिपूर्ण देश में एकात्मक व्यवस्था कभी भी कार्य नहीं कर सकती। अमेरिकी संघ के राज्य संघात्मक व्यवस्था की स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयाँ बने रहेंगे। यह इस मनोवैज्ञानिक आधार पर भी कहा जा सकता है कि यद्यपि अमेरिकी नागरिकों में केंद्र के प्रति सम्मान बढ़ा है, किंतु अपने अपने राज्यों के प्रति सम्मान और लगाव की भावना अब भी उनमें बनी हुई है। संघीय केंद्रीकरण हुआ है, लेकिन इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि इन वर्षों में राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकारों और समुदायों की शक्तियों में भी वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों के भी कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसका प्रमाण यह है
कि 1915 में सभी राज्यों के द्वारा किए जाने वाला कुछ व्यय $500 मिलियन था, जो 1960 में बढ़कर $15,000 मिलियन हो गया, अर्थात 30 गुना बढ़ गया है। चुनाव व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर राज्यों को ही नियंत्रण प्राप्त है। दीवानी और फौजदारी कानूनों पर उनका ही नियंत्रण है और शिक्षा के वे ही प्रदान करते हैं। दीवानी और फौजदारी कानूनों पर उनका ही नियंत्रण है और शिक्षा वे ही प्रदान करते हैं। स्थानीय स्वशासन का संचालन उन्हीं के द्वारा किया जाता है और सुसंगठित राजनीतिक दलों की जड़ें राज्यों में ही है। वस्तुतः जैसा कि मुनरो ने कहा है, राज्य अब भी वे धुरी है जिनके आसपास अमेरिका का संपूर्ण राजनीतिक चक्र घूमता है। संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति संघात्मक व्यवस्था के लिए भय का कारण नहीं है। यह इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में न केवल अमेरिकी संघ वरन विश्व के सभी संघ राज्यों में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों का रूप परिवर्तित होता रहता है और वस्तुस्थिति यह है कि अमेरिकी संघ उस स्थिति से गुजर चुका है जिसमें केंद्र और इकाइयों को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी समझा जाता था। अब अमेरिकी संघ ने सहयोगात्मक संघात्मकता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थिति में प्रवेश किया है, जिसमें केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों ने अपने साझी वित्तीय साधनों के बल पर अनेक योजनाओं को अपनाया है। इन योजनाओं की वास्तविक क्रियान्विति में पर्याप्त विकेंद्रीकरण है और इन योजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों ने केंद्रीय सरकार के अनुभव और व्यवस्था से लाभ उठाया है। यह स्थिति केंद्र राज्य संबंधों को एक नया और पारस्परिक सहयोगात्मक रूप प्रदान कर संघात्मक व्यवस्था को सफलता प्रदान करने वाली है। अमेरिकी राजनीति में संघात्मक व्यवस्था पूर्णतया सुरक्षित और राज्यों की स्वायत्तता या संघात्मक व्यवस्था के लिए भय का कोई कारण नहीं है।